तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाग 3। इसी तरह महीने बीतते चले गए। इस बीच उज्जवल का मन पूरी तरह भटकाव की राह पर आ गया था। सही और गलत के मायने उसके लिए खत्म हो चुके थे। वह बस अपनी मर्जी और खुशी देखना चाहता था। वह अपने पिता से अपने सारे शौक पूरे करवाने लगा। उसकी माँ उसे समझ ही नहीं पा रही थी। वह उनकी सोच के दायरे से बहुत दूर निकल चुका था। धीरे धीरे वह अपने दादा दादी और चाचा चाची की बातों में घुलने मिलने लगा। उनसे उसे एक अजीब सी हमदर्दी होने लगी थी। उनके प्रभाव में आकर वह सच और झूठ के ताने बाने बुनने लगा। बातें बनाना, गलत आदतें और ज़िद्दीपन उसमें तेजी से घर करने लगे। अब उसे स्कूल जाना भी गवारा न था। कई बार उसकी माँ उसे जिद के कारण मारते पीटते हुए स्कूल छोड़ आती थी। उज्जवल बेहद जिद्दी हो गया था। किसी की बात नहीं सुनता था। वह सिर्फ उन्हीं की सुनता जो उससे प्यार से पेश आते। डांट, फटकार, गुस्सा और ऊंची आवाज़ें उसे कतई बर्दाश्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में वह ठिस बनाकर चुपचाप एक जगह बैठा रहता। पर उसकी इस खामोशी के पीछे छिपी तड़प को उसकी माँ नहीं समझ पाती थी। उसका दिल सिर्फ अपनी माँ से प्यार, थोड़ी सी तारीफ और सहलाते हुए बोल चाहता था। उसके अंदर की सच्चाई यही थी कि प्यार से उससे कुछ भी करवाया जा सकता था, लेकिन कड़ाई या गुस्से के आगे वह खुद को कई गुना कष्ट दे देता, पर झुकता नहीं। अब उज्जवल 9 साल का हो चुका था। उसके एक छोटे चाचा थे जिनकी उम्र करीब 24 साल होगी। बहुत नशा करने और गंदी आदतों के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। वे पूरी तरह अनपढ़ और उज्जड़ किस्म के इंसान थे। हालांकि उनका यह घटिया रूप दुनिया से छिपा था। सबके सामने वे खुद को सीधा साधा और संस्कारी दिखाते थे। लोगों को बस उनकी शराब की लत का पता था, बाकी कालिख से सब अनजान थे। शायद ईश्वर की ही कृपा थी कि किसी लड़की की जिंदगी उनके साथ नहीं जुड़ी थी। उज्जवल की नज़र कभी कभी अपने चाचा की संदिग्ध हरकतों पर पड़ती, पर अपनी नासमझी के कारण वह उन्हें नज़रअंदाज कर देता। फिर एक रात उज्जवल ने खिड़की के पास अंधेरे में अपने चाचा को कुछ अजीब करते हुए देखा। इस बार उसने मन ही मन ठान लिया कि वह जानकर ही रहेगा कि आखिर चाचा अकेले में करते क्या है। वह टॉर्च लेकर चुपके से वहां पहुंचा और जैसे ही उसने रोशनी डाली, उसने अपने चाचा को बहुत ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उज्जवल वहां से डरकर भागने ही वाला था कि चाचा ने झपट कर उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। वे उसे घर के बगल की दुकान पर ले गए, उसकी पसंद का ढेर सारा सामान खरीदा और प्यार से बहला फुसलाकर किसी से कुछ न कहने के लिए राजी कर लिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। चाचा ने खाने पीने का सारा सामान उज्जवल की माँ को सौंप दिया और उज्जवल घर आते ही खा पीकर सो गया। सुबह होते ही वह सब कुछ भूल चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उज्जवल नहा रहा था, उसे अचानक चाचा की वही हरकत याद आई। नासमझी और उत्सुकता के फेर में वह भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करने लगा। उस दिन के बाद से बिना सोचे समझे वह चाचा की हरकतों को जानने के लिए छिप छिप कर उन पर नज़र रखने लगा। होली का त्यौहार था। हर तरफ रंग, शोर और जश्न का माहौल था। उस दिन इलाके का दस्तूर ही कुछ ऐसा था कि त्योहार की आड़ में लोग खूब नशा करते थे। उज्जवल के छोटे चाचा भी शराब के नशे में धुत थे। घर के बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेलते खेलते नासमझी में उज्जवल अपने छोटे चाचा के कमरे में छिप गया। उसी दौरान उसके चाचा लड़खड़ाते हुए कमरे में आए और भीतर से कुंडी लगा ली। चाचा को इस कदर नशे में धुत देख उज्जवल का मन घबराया और वह बाहर भागने की सोचने लगा। तभी चाचा ने उसका हाथ झटके से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर पर बैठा लिया। नशे की हैवानियत में वह शख्स यह भूल गया कि वह अपने ही बड़े भाई के 9 साल के बच्चे के सामने है। अपनी घिनौनी और अश्लील हरकतों की सीमा लांघते हुए वह उज्जवल को अपनी
कुंठित और गंदी आदतों का हिस्सा बनाने की कोशिश करने लगा। उसे जरा भी पछतावा या फिक्र नहीं थी। तभी अचानक बाहर से उज्जवल को अपनी माँ की पुकार सुनाई दी। माँ की आवाज़ सुनते ही उज्जवल ने पूरी ताकत से उस बेवड़े चाचा को पीछे धकेला और वहाँ से भागा। अपनी पोल खुलने के डर और नशे के कारण चाचा वहीं फर्श पर लुढ़क गया। घटना के कुछ दिनों बाद जब उज्जवल अंदर ही अंदर घुटता रहा, उसे अपनी माँ के सामने जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन उसका दिल यह बोझ ज़्यादा दिन संभाल नहीं पा रहा था। डर और झिझक के बावजूद उसने माँ को सच बताने का फैसला किया। वह अपनी माँ को घर के एक शांत कमरे में ले गया और हड़बड़ाहट में अपनी आंखें बंद करके बिना सांस लिए शुरू से लेकर अंत तक सारा सच बोल गया। पर उसकी बदकिस्मती तो देखिए, उस कमरे के अंधेरे कोने में उसके पिता और वही छोटे चाचा पहले से ही किसी काम से मौजूद थे। जब उज्जवल ने अपनी बात खत्म करके आंखें खोली तो सामने पिता को खड़ा देख उसके पैर तले जमीन खिसक गई। चाचा ने एक पल की भी देरी किए बिना साफ इनकार कर दिया। अपनी सातिर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने तुरंत एक झूठा कहानी गढ़ दी। वह मासूमियत का नकाब पहनकर बोला, भैया यह नादान बच्चा है, इसलिए मैं आज तक इसकी हरकतों पर पर्दा डालता रहा, लेकिन अब यह हद पार कर रहा है। जब मैं नशे में सो जाता हूँ तो यह मेरी जेब से पैसे चोरी करता है। एक बार मैंने इसे डांटा तो यह मुझसे माफ़ी मांगने लगा था। मैंने सोचा बच्चा है, सुधर जाएगा, इसलिए आपको नहीं बताया। फिर वह उज्जवल की माँ की तरफ मुड़कर बोला, भाभी 1 महीने पहले जो मैं रात को ढेर सारा सामान और इसके मनपसंद खाने की चीज़ें लाया था, वह इसी चोरी के मामले को संभालने के लिए लाया था। मैंने इसे प्यार से फुसलाकर चोरी न करने की हिदायत दी थी। इतना कहकर वह वहाँ से खिसक गया। इसके बाद चाचा ने पूरे परिवार में उज्जवल के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। उसकी दादी ने अपने आंसुओं का ढोंग रचते हुए उज्जवल के पिता के कान भरने शुरू कर दिए। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पूरी बेरहमी से अपनी बेल्ट निकाली और उज्जवल को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। पिता का यह खूंखार रूप देखकर माँ डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने उज्जवल को बचाया और अपने कमरे में ले आई। माँ बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने न उज्जवल पर गुस्सा किया, न कोई सवाल पूछा। बस चुपचाप उसके हाथ मुंह धुलाए, उसके आगे खाना रखा और कमरे से चली गई। उनकी इस चुप्पी ने उज्जवल को तोड़ कर रख दिया। उसे लगा कि उसकी माँ भी अब उससे नफरत करने लगी है। उस रात वह बिना कुछ खाए दूसरे कमरे में रोते रोते सो गया। अगले 2-3 दिन घर में सन्नाटा छाया रहा। कोई उससे सीधी बात नहीं करता था। स्थिति यह हो गई थी कि जब भी वह दादी के कमरे से वापस आता तो चाचा चाची अपने बच्चों के सामने उज्जवल के कपड़ों की तलाशी लेते, जैसे वह कोई चोर हो। इस घोर अपमान और अविश्वास से उस 9 साल के बच्चे का मासूम दिल छलनी हो रहा था, पर वह चुपचाप सब सहता रहा। कुछ हफ्ते बीतने के बाद उज्जवल धीरे धीरे उस कड़वी घटना को भूलने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब वह ट्यूशन में था तो उसे टॉयलेट जाना पड़ा। वहाँ खड़े खड़े अचानक उसे अपने चाचा की वही करतूत याद आ गई। नासमझी और उत्सुकता में वह भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वहाँ कृष्णा आ पहुँचा और उसने उज्जवल को देख लिया। कृष्णा को देखते ही घबराहट और हड़बड़ाहट में उज्जवल के मुंह से अनायास निकल गया, तुम भी ऐसा करके देखो ना, बहुत अच्छा लगता है। असल में उज्जवल ने यह बात बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए कह दी थी क्योंकि वह सोचता था कि चाचा भी शायद इसी खुशी के लिए ऐसा करते होंगे। लेकिन कृष्णा वहाँ से चुपचाप चला गया। ट्यूशन खत्म होते ही कृष्णा ने उज्जवल की भलाई और चिंता में आकर यह सारी बात उसकी माँ को बता दी। बात सुनते ही माँ का आपा हो गया। उन्होंने कृष्णा के सामने ही उज्जवल को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए बोली, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम।
उज्ज्वल को इस तरह पीटता देख कृष्णा का दिल पसीज गया। उसने उज्ज्वल को बचाया और उसकी माँ से हाथ जोड़कर कहा, आंटी इसे माफ़ कर दीजिए, अब से यह ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं इसे खुद समझाऊंगा। कृष्णा की यह समझदारी देखकर माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने कृष्णा के सिर पर हाथ फेरकर उसे शाबाशी दी और वहाँ से चली गई। उज्ज्वल सीढ़ियों पर गुमसुम बैठा रह गया। थोड़ी देर बाद कृष्णा भी चला गया, लेकिन उज्ज्वल के भीतर अपमान और जलन की एक भयानक आग सुलग चुकी थी। कृष्णा के प्रति उसके मन में पनपी ईर्ष्या ने अब बेहिसाब नफरत का रूप ले लिया था। अब उसे कृष्णा का नाम तक सुनना गवारा न था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। माँ उज्ज्वल के पास आई, उसे दुलारा और प्यार से पूछने लगी। उज्ज्वल बस चुपचाप आंसू बहाता रहा। माँ के इस अचानक जागे प्यार को देखकर उसका दिल भर आया। वह अपनी माँ के सीने से लिपट गया और रोते रोते बोला, मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करती ना? आपको तो बस कृष्णा ही प्यारा लगता है। हर पल आपके मुंह से उसी की तारीफ सुनता हूँ। आप मेरे बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। उज्ज्वल ने उनकी छाती में मुंह छिपाकर सिसकते हुए आगे कहा, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपके मुंह से कृष्णा का नाम तक सुनना पसंद नहीं है। देखना माँ, एक दिन मैं कृष्णा को जान से मार डालूंगा। माँ ने उसकी इस खौफनाक बात को एक बच्चे की नासमझी और बचपना समझकर हंसकर टाल दिया। उन्होंने उसका बिस्तर लगाया, मच्छरदानी बांधी और सोने को कहा। तभी बाहर से पिता के नशे में धुत होकर चिल्लाने की आवाज़ आई तो माँ तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन से उज्ज्वल ने कृष्णा से बातचीत पूरी तरह बंद कर दी। दिन और महीने बीतने लगे। उज्ज्वल का रहन सहन और व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह अब ऐसे सांचे में ढल गया था जहां सिर्फ वही लोग उसे पसंद आते जो उसकी झूठी तारीफ करते, मीठी बातें बोलते और लाड प्यार दिखाते। जो कोई उसे डांटता या समझाता वह उसकी बात सिरे से खारिज कर देता। उज्ज्वल के इस अजीब और जिद्दी व्यवहार से माँ अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर उन्होंने उज्ज्वल को अपने साथ कहीं भी ले जाना बंद कर दिया। एक दिन उज्ज्वल की बुआ घर आई। कुछ देर बाद उसकी माँ बुआ के साथ बाजार जाने लगी। यह देखकर उज्ज्वल भी साथ जाने की जिद करने लगा। वह अपनी बुआ के साथ जाने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट फटकार कर घर पर ही रोक लिया। असल में माँ जानती थी कि उज्ज्वल बिना सोचे समझे बहुत खर्चे करवाता है और बुआ की आदत हर छोटी बड़ी बात का यहाँ वहाँ ढिंढोरा पीटने की थी। माँ नहीं चाहती थी कि उज्ज्वल की वजह से बुआ के पैसे खर्च हो और बात आगे बढ़े, लेकिन माँ का यह बर्ताव देखकर उज्ज्वल को बहुत गुस्सा आया और उसका अहंकार जाग उठा। गुस्से में आकर माँ के जाते ही लगभग आधे घंटे बाद वह बिना किसी डर या परवाह के चुपचाप घर छोड़कर निकल गया। उज्ज्वल के गायब होने के 1 घंटे बाद जब लोगों का उसका पता नहीं चला तो पूरे घर और मोहल्ले में हड़कंप मच गया। उसके दादा दादी, चाचा चाची, पड़ोसी और यहाँ तक कि मोहल्ले के बच्चों के झुंड उसे हर जगह ढूंढने लगे। कोई कुएं में झांक कर देख रहा था तो कोई गली कुचों और दूर दूर फैले खेत खलिहानों में आवाजें लगा रहा था। घर से 1 किलोमीटर दूर जहां माँ शॉपिंग करने गई थी, उस पूरे टाउन एरिया में भी छानबीन की गई। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उज्ज्वल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला और सब बेहद परेशान हो गए। उधर उज्ज्वल माँ के प्रति गुस्से से भरा बिना कुछ सोचे समझे बस हाईवे पर सीधे चलता ही जा रहा था। दोपहर का निकला हुआ बच्चा गुस्से में चलते चलते शाम होने तक लगभग 10 किलोमीटर दूर निकल चुका था। जब रास्ता भटकने लगा और प्यास लगी तो उसने सड़क किनारे खड़ी कुछ औरतों से पानी मांगा। उसे अकेला देखकर औरतों ने चिंता जताते हुए पूछा, इतनी दूर अकेले कहाँ जा रहे हो बेटा? कोई पकड़ लेगा, अपने पापा का नंबर दो। पर उज्ज्वल ने कहा कि उसे नंबर याद नहीं है और वह आगे बढ़ गया। उनमें से एक औरत मदद के इरादे से उसके
उसके पीछे आई और फिर से पूछा। उज्जवल ने डर के मारे झूठ कह दिया कि आगे सड़क उसके पापा इंतजार कर रहे हैं और वह तेज कदमों से आगे भाग निकला। धीरे धीरे शाम का धुंधलका गहरे अंधेरे में बदल गया। अब सड़क पर सिर्फ चलती गाड़ियों की हेडलाइट्स और दुकानें बंद करके घर लौटते कुछ लोग ही नजर आ रहे थे। सुनसान और अंधेरी राह देखकर उज्जवल का गुस्सा शांत हो गया और उसे माँ पापा की बहुत याद आने लगी। अपनी गलती का एहसास होते ही वह रोते रोते वापस पीछे की तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में गाड़ियों से जाते लोग उसे रोता देखकर पूछते भी, क्या हुआ बेटा, लेकिन वह बिना रुके बस भागे जा रहा था। दोपहर का निकला हुआ मासूम अब शाम के 7 बजे गहरे अंधेरे में अकेला घबरा रहा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उसके मोहल्ले के एक भैया, जो रोज शाम को पास के स्टेडियम में फुटबॉल खेलने आया करते थे, अपनी रेंजर साइकिल से दोस्तों के साथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सड़क पर एक छोटे बच्चे को रोते दौड़ते देखा और पहचान लिया। उन्होंने तुरंत साइकिल रोककर उज्जवल को संभाला, रोते हुए बच्चे को चुप कराया और प्यार से अपनी साइकिल पर बैठाकर सुरक्षित घर ले आए। उज्जवल को सही सलामत पाकर उसके पड़ोसी भैया उसे उसके पापा के हवाले कर देते हैं और बताते हैं कि वह स्टेडियम के पास हाईवे पर अकेला रोता हुआ मिला था। इसके बाद पापा आगे आगे चल रहे उज्जवल के पीछे पीछे घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उज्जवल मन ही मन थर थर काँप रहा था कि कहीं पापा गुस्से में आकर पीछे से उसे पीटने न लगे। तभी रास्ते में ही मोहल्ले के सारे बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। दिन भर ढूंढ ढूंढ कर थके हारे बच्चे उसे देखते ही खुशी से झूम उठते हैं और उसका सबसे अच्छा दोस्त कृष्णा तो खुशी के मारे रोने ही लगता है। कृष्णा की आंखों में अपने लिए इतने आंसू देखकर उज्जवल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर पहुंचने पर डर के विपरीत किसी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि रात में ही उसकी झाड़ फूंक कराई गई और बहला फुसला कर मन की बात जानने की कोशिश की गई। लेकिन उज्जवल चुप ही रहा। अगले दिन से सभी उससे बहुत प्यार से पेश आने लगे। शायद माँ बाप भी उसे खो देने के डर से एकदम शांत पड़ गए थे। इसी लाड प्यार और हर बात में तरफदारी के चलते धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और उज्जवल का स्वभाव बदलने लगा। अब उसे आगे पीछे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं रहती थी। घर हो, स्कूल हो या खेल का मैदान, हर जगह उसके पापा बिना सोचे समझे उसकी हर बात में उसका साथ देते थे। शायद बेटे के प्यारे चेहरे और उसे खोने के डर से पापा उसकी हर जिद के आगे तैयार खड़े रहते। इसी सह का नतीजा यह हुआ कि उज्जवल अब माहिरों की तरह झूठ बोलने और छोटी मोटी धोखाधड़ी करने लगा। वह अपनी मासूमियत के पीछे इस तरह छुप जाता कि माँ बाप डांटने के बजाय उसकी गलतियों को छोटा बच्चा समझकर टाल देते। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और 9 साल का उज्जवल अब बेहद चालाक, निडर और जिद्दी लड़का बन चुका था। वह अलग अलग तरह के लोगों से नज़दीकी बढ़ाने लगा और गलत संगति में पकड़कर उसका दिमाग पूरी तरह भटक गया। गलत संगति में पड़कर उसका दिमाग पूरी तरह भटक गया। उन्हीं दिनों उनके नए घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां ईंट और बालू बिखरे रहते थे। काम बंद होने पर वह अकेला खेलने के बहाने वहां जाने लगा। असल में उसे वहां अकेले रहकर कुछ गंदी और अजीब आदतें दोहराने की लत लग चुकी थी। वह अपनी माँ को भी बातों में घुमाकर झूठ बोल देता था। एक दिन उसका दोस्त कृष्णा उसके साथ खेलने के लिए वहां आया तो उसने उज्जवल को वह अजीब हरकत करते हुए देख लिया। कृष्णा हैरान रह गया और उसने उज्जवल पर नज़र रखनी शुरू कर दी। जब उसे यकीन हो गया तो एक दिन कृष्णा ने चुपके से जाकर उज्जवल की माँ को सब दिखा दिया। माँ गुस्से में आग बबूला हो गई और उन्होंने वहीं उज्जवल को खूब पीटा। घर आकर जब उन्होंने पापा को बताया तो पापा ने भी उसे कमरे में बंद करके बहुत मारा। इस मार ने
उज्जवल को सुधरने के बजाय और भी जिद्दी बना दिया और वह अपने सारे भाव अंदर ही दबाने लगा। कुछ दिनों बाद स्कूल का रिजल्ट आया। कृष्णा अपनी क्लास में टॉप आया था, जबकि उज्जवल को बहुत कम नंबर मिले थे। माँ को कृष्णा पर बहुत गर्व था, लेकिन उज्जवल से वे इतनी निराश और शर्मिंदा हुई कि उन्होंने उससे ठीक से बात करना ही छोड़ दिया। इस बात से आहत होकर एक शाम उज्जवल चुपके से अपने नए घर चला गया और गुस्सा होकर बालू में घेरा बनाकर अकेले बैठ गया। उस दिन काम खत्म करके घर लौटते समय वर्करों ने उज्जवल को चेतावनी दी कि छत पर पानी जमा है और ऊपर एक तरफ रेलिंग या बाउंड्री भी नहीं बनी है। वह जगह खुली छोड़ दी गई थी। उसी खुली जगह के ठीक नीचे जमीन पर एक धंसा हुआ पुराना कुआं भी था। उज्जवल यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। वर्करों ने जाते जाते उज्जवल की माँ को भी फोन करके बता दिया कि वह नए घर में अकेला है, जिसके बाद माँ ने कृष्णा को उसे बुलाकर लाने के लिए भेज दिया। कृष्णा नए घर में पहुंचा और उज्जवल से घर चलने को कहने लगा, लेकिन गुस्से से भरा उज्जवल न तो उसकी तरफ देख रहा था और न ही कोई जवाब दे रहा था। काफ़ी देर तक मनाने के बाद भी जब उज्जवल टस से मस न हुआ तो कृष्णा उसे अकेला छोड़ने के डर से खुद ही सीढ़ियों से छत की तरफ बढ़ने लगा। उज्जवल चुपचाप यह सब देख रहा था। वह जानता था कि ऊपर छत पर पानी भरा है, बाउंड्री गायब है और ठीक नीचे वह खतरनाक कुआं है। फिर भी उसने कृष्णा को रोकने के लिए एक शब्द नहीं कहा। तभी थोड़ी देर बाद मकान के पीछे वाले कुएं में कुछ भारी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। उज्जवल अंदर तक सिहर उठा और गहरा अंधेरा छाते ही भागकर अपने पुराने घर आ गया। घर पर माँ कुछ औरतों के साथ बैठी थी। उज्जवल चुपचाप टीवी देखने लगा। उसे कृष्णा की कोई फिक्र नहीं थी। लगभग 2 घंटे बाद कृष्णा की माँ और भाई बहन बिलखते हुए उसे ढूंढते हुए आए। माँ ने उज्जवल से पूछा, मैंने तो कृष्णा को तुम्हें बुलाने भेजा था, वह कहाँ है? उज्जवल ने साफ मुंह करते हुए कहा कि वह कुछ नहीं जानता। कृष्णा के घर वालों का रोना बिलखना देखकर उसे भी अजीब लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप खाना खाने लगा। रात 8 बजे जब कृष्णा की माँ रोते बिलखते उज्जवल पर दबाव डालकर सच उगलवाने की कोशिश करने लगी तो उज्जवल की माँ ने बीच में आकर कहा, जब यह कह रहा है कि इसे नहीं पता तो आप इसे क्यों परेशान कर रही हैं? उज्जवल चुप था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा खौफनाक राज छुप चुका था। उज्जवल की घुमा फिराकर कई बातों से घर वालों को इतना इशारा तो मिल गया कि कृष्णा उसे बुलाने नए घर में आया था, जिसके कहने पर उज्जवल वापस आ गया और कृष्णा वहीं रुक गया था। इतना पता चलते ही मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए नए घर की ओर भागे। पूरे मकान में ढूंढने के बाद जब लोग छत पर पहुंचे तो वहां की स्थिति देख सन्न रह गए। छत पर फैले बालू के पास कृष्णा के फिसलने के साफ निशान बने हुए थे। टॉर्च की तेज रोशनी जैसे ही छत के ठीक नीचे बने उस पुराने धंसे हुए कुएं पर पड़ी, सबका दिल दहल गया। तुरंत कुएं में छानबीन शुरू की गई और लगभग 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद कृष्णा का बेजान शरीर बाहर निकाला गया। उसके दांत टूट चुके थे। घुटनों, हाथों, पैरों और माथे पर गिरने व दीवारों से टकराने के गहरे घाव थे। कृष्णा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जब लोग कृष्णा की लाश को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उज्जवल का घर पड़ा। वहां पहुंचते ही कुछ जलनखोर लोग आपा खो बैठे और उल्टी सीधी बातें गढ़ने लगे। उन्हीं में से एक, जो रिश्ते में उज्जवल के पापा का खानदानी भाई लगता था, उज्जवल के परिवार से अंदर ही अंदर गहरी दुश्मनी और जलन रखता था। मौके का फायदा उठाते हुए वह कृष्णा के पापा को भड़काने लगा। उज्जवल के बाप पर सीधे पुलिस केस ठोक दो, उनके बेटे ने ही कृष्णा के साथ कुछ किया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सब सच सामने आ जाएगा। उसकी देखा देखी कई और लोग भी हवा देने लगे।
रात के 10 बज चुके थे। घर के अंदर बैठे उज्जवल और उसकी माँ बाहर खड़े लोगों की ये जहरीली बातें चुपचाप सुन रहे थे। उधर कृष्णा की लाश को उसके आंगन में एक खटिया पर लेटा दिया गया था। उज्जवल के पापा भी वहीं मौजूद थे। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कहता खेलते खेलते पैर फिसल गया होगा, तो कोई कहता ज़रूर दोनों में धक्का मुक्की हुई होगी। कुछ लोग कई सालों की भड़ास निकालते हुए तंज कसने लगे। उज्जवल तो रईस बाप की औलाद है, लाडला है, उससे कोई बात कहाँ बर्दाश्त होती होगी। कृष्णा ने कुछ कहा होगा तो गुस्से में छत से धकेल दिया होगा। मोहल्ले भर में जारी इस कानाफूसी की भनक उज्जवल के पापा के कानों तक भी पहुंच गई। गहरे तनाव के बीच उज्जवल के पापा अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों और जान पहचान के असरदार लोगों के साथ घर लौटे। वे सभी आंगन में बैठे और उज्जवल को पास बुलाकर बेहद प्यार व सहलाते हुए कृष्णा के बारे में सवाल जवाब करने लगे। बातों को घुमा फिराकर उससे सच उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उज्जवल पत्थर की तरह अडिग रहा। उसने वहीं एक बात रट रखी थी जो उसने कृष्णा की माँ से कही थी। उसके दिमाग में बस वही एक बयान बैठा हुआ था जिससे हिला पाना अब किसी के बस में नहीं था। लाख डराने, धमकाने, समझाने और प्यार से पूछने के बावजूद उज्जवल का एक ही जवाब रहता, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। सबके सामने वह इस कदर निडर, शांत और मजबूती से खड़ा रहा कि देखने वालों को सच में यही लगा कि मासूम बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है। पापा के दोस्तों और बड़े बुजुर्गों को भी यही महसूस हुआ कि यह छोटा बच्चा है, इस पर ज़्यादा दबाव या जोर जबरदस्ती की गई तो डर के मारे इसका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। रात भर कृष्णा के घर पर पुलिस को खबर करने की बातें होती रही, लेकिन उज्जवल के पापा के कुछ समझदार और पहुंचे हुए साथियों ने यह कहकर मामला वहीं दबाने की सलाह दी कि यह बच्चों की नादानी और एक दुखद हादसा है। आखिरकार तमाम कोशिशों और अंदेशों के बीच अगले दिन कृष्णा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्रियाक्रम के बाद जब सब नहा धोकर बैठे थे, तभी अपने जिगर के टुकड़े को खो चुकी कृष्णा की माँ का सब्र टूट गया। वह याद में तड़पती हुई गुस्से में आग बबूला होकर उज्जवल और उसके नए घर को कोसने लगी। रोते बिलखते उसने बद्दुआ दी, मेरा कृष्णा उसी मकान में मरकर दम तोड़ा है। वह घर कभी पूरा नहीं बनेगा, हमेशा अधूरा रहेगा। मेरे बेटे की जान लेने वाले का सपना कभी पूरा नहीं होगा और ना ही उसकी माँ वहाँ खुशी से रह पाएगी। 1 महीने के भीतर ही इस हादसे का असर पूरे मोहल्ले पर दिखने लगा। लोगों ने अपने बच्चों को उज्जवल के साथ खेलने से मना कर दिया। वह जैसे ही दिखता, लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लेते। स्कूल में भी साथी बच्चे उसे ताने मारते और चिढ़ाते। इस सामाजिक बहिष्कार से उज्जवल को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उड़ती उड़ती अफवाहों को सुनकर उसके माँ बाप अंदर से टूट रहे थे। पापा तो डर के मारे इस विषय पर कभी बात ही नहीं करते थे, पर माँ की नज़रों में भारीपन और गहरा शक जम चुका था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उज्जवल की बदमाशी, झूठ और फरेब की आदतें कम नहीं हुई। उसके ठीस रवैये को देखकर एक दिन माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा, तू तो पहले भी कहा करता था कि मैं एक दिन कृष्णा को जान से मार दूंगा। मुझे उससे नफरत है। तू मेरे मुंह से उसकी तारीफें नहीं सुन सकता था। क्या इसलिए तूने उसे छत से धक्का देकर मार डाला? माँ उसे कोसते हुए रो पड़ती कि कृष्णा उससे लाख गुना अच्छा था और वह कभी नहीं सुधरेगा। हालांकि आसपास के कुछ लोग माँ को समझाते कि बच्चे पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाए, उसने कुछ नहीं किया होगा। लेकिन माँ का शक दूर नहीं हुआ। माँ के मुंह से रोज ऐसी बातें सुनते सुनते उज्जवल का दिल और कड़ा हो गया।
वह पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़, गुस्सैल और निडर बन गया। इसी कड़वाहट के बीच समय बीतता गया और उज्जवल अब 10 साल का हो चुका था। चलते हैं दोस्तों अगले भाग पर।